हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम गुप्ता क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो हमारे लेक्चर सीरीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और साथ के साथ क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले लेक्चर देखिए, एक बार बुक से रीड करिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए। राइट, कर रहे हैं आप सब लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक बार समझा था कि ग्लाइकोलाइसिस के मैंने आप लोगों को पूरे स्टेप्स दिखाए थे। राइट, ग्लाइकोलाइसिस के मैंने आपको एक एक स्टेप, टोटल 10 स्टेप्स है उसके अंदर, एक एक का डिटेल स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ से इंटरव्यूज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर किया था। हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया था। एक बार मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूं। देखिए, हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया था और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अलग 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 स्टेप्स के करते करते हम लोग लास्ट में पहुंचे थे पायरुवेट के पास, और ये पायरुवेट हमको एंड में आके मिल गया था। राइट, कुछ ऐसा सही था। बहुत सारे स्टेप्स थे, बीच में एक स्टेप ऐसा आया था जहां पे ये दो मॉलिक्यूल्स में टूटा था 3,3 कार्बन के ऊपर तक फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, याद आ रहा होगा आप लोगों को। वहां से फिर ये चला था पूरा प्रोसेस और लास्ट तक ये कहां तक आया था? पायरुवेट तक। डन। आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई थी लास्ट लेक्चर में कि हमारे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट बने थे हमारे पास? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या बोला आप लोगों ने? 2 पायरुवेट। बिल्कुल सही। 2 क्यों बने थे सर? क्योंकि ये साइकिल यहां तक तो एक ही बार हुई है, लेकिन जब यहां से ये ब्रेक हो गई तो उसके बाद जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आप लोग जब बना था और एक तरफ बना था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, याद आ रहा है? ठीक है, तो ये जब ये तो आगे कन्वर्ट नहीं होता तो इसलिए ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ही कन्वर्ट हो गया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो ये साइकिल दोबारा चली थी। याद आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हमारे सामने। हाँ, कोई हमसे पूछे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमको क्या मिला? अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हमारे पास रेडी हैं। ठीक है, ये तो हुई कहानी ग्लाइकोलाइसिस की। इस ग्लाइकोलाइसिस के बाद अभी एक स्टेप अब हमें यह समझना है आगे चल के कि ये जो पायरुवेट मेरा बन गया, इस पायरुवेट का आखिर होगा क्या? अब ये पायरुवेट कहां जाएगा? इन शॉर्ट, अगर ये प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, अगर ऑक्सीजन नहीं है सेल के अंदर, तो फिर ये पायरुवेट कहां जाएगा? और अगर ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आगे होगा तो फिर ये आगे कहां बढ़ेगा? अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो क्या होने वाला है? तो आज हम इस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे और ये समझेंगे कि अगर इस पायरुवेट को एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ाना है तो फिर हम कौन कौन से आगे साइकिल और कौन कौन से आगे ये साइकिल्स में कनेक्ट होगा और इसका आगे चल के क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैं आज के टॉपिक में जो शुरू कर रहा हूं वो शुरू कर रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। मैं ये मान के चलता हूं कि इस पायरुवेट को जो आगे बढ़ना है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू आगे बढ़ना है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इस पायरुवेट का आगे अब जो भी ब्रेकडाउन होगा, जो भी ये कनेक्ट बनेगा, वो सब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहानी चलेगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये पायरुवेट आगे चल के अब एक नई साइकिल आप लोगों के एनसीईआरटी में दे रखी है। 11th क्लास में तो दे रखा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। आप लोगों ने पढ़ा हो क्रैब साइकिल या फिर टीसीए साइकिल बोल देते हैं इसको। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग बीएससी एमएससी लेवल पे तो फिर ये चीजें पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अब पायरुवेट से आगे चल के आगे दिखाता हूं किस तरीके से एक एक का डिटेल स्ट्रक्चर हम समझेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग मेरे साथ अपनी कॉपीज में और उनके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक बार एक चीज पहले एक ओवरव्यू आप मेरे से ये ले लो कि सर पायरुवेट जो बना है, जो पायरुवेट हमारा बना है, इस ग्लूकोज का पायरुवेट के बनने के दौरान हमारे बीच में एटीपी और एनएडीपीएच भी बना था, उसका होगा क्या? एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है। तो उस वाले प्रोसेस को एक बार मैं आपको ओवरव्यू देता हूं फटाफट, फिर आगे चल के उसका बहुत कुछ होने वाला है जब वो ईटीएस साइकिल में कनेक्ट होगा। एक बार फिर भी अपने पास काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास अभी तक ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल के दौरान अभी सिर्फ एक ही साइकिल हुई है, तो इस दौरान हमारे पास कितने एनएडीपीएच और कितने एटीपी बन चुके हैं। हमारा हम लोगों का जब हमने ये साइकिल शुरू करी थी तो लास्ट लेक्चर के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बोला था? हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा सिर्फ मेन पर्पस है
कि हम ग्लूकोज से एनर्जी को ले लें। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। यही मेन पर्पस है जो भी हम कर रहे हैं। तो एटीपी अभी तक कितना मिल गया पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए एक बार, अभी तक अगर मैं बात करूं मेरे पास एटीपी कितना आ गया, तो अब आप लोग एक बार अपना रिकॉल करिए मेरे साथ, नोट्स आपके पास होने चाहिए। जो मुझे समझ आ रहा है कि ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बोलिए मेरे साथ, ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट ऐसे बना लीजिए, और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आपस में ही कन्वर्ट होते रहते हैं, दोनों के आइसोमर हैं। फिर ये आगे बढ़ा था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड देन पायरुवेट। यही था पूरा प्रोसेस। ठीक है, ऊपर वाले स्टेप्स को मैंने बोला था आप लोगों के सामने, क्या? इन्वेस्टमेंट। यहां क्या हो रही थी हमारी? इन्वेस्टमेंट। कहां पे इन्वेस्टमेंट? हमने एटीपी को खर्च करा था। एटीपी कहां खर्च करा था? एक तो इधर खर्च करा था हमने, एक बार एटीपी इधर खर्च हुआ था, और एक बार एटीपी फ्रक्टोज से, जब फ्रक्टोज 1,6 गया था तो एक बार एटीपी इधर खर्च हुआ था। तो हमारे टोटल एटीपी खर्च कितने हुए? 2। ठीक, इधर आइए, ये मैंने प्रोसेस बोला था आपको, पे ऑफ फेज, जो खर्च किया है अब उसका वापस वसूली करेंगे हम लोग। तो एक बार मेरा बना था यहां पे NADPH, मैंने आपको बताया था NADPH के पास अपनी एनर्जी होती है, वो आगे चल के कनेक्ट करेगा जब ETS साइकिल में, तो उस दौरान उसके अंदर से एटीपी निकलेंगे। तो मैं अभी तक ये मान के चलता हूं कि इसके पास भी कहीं ना कहीं एटीपी छुप रहे हैं। ठीक है, एक एटीपी और मेरे को मिला होगा 1,3 बिस फॉस्फो से, जब 3 फॉस्फो पे गया होगा, तो एक एटीपी यहां मिलना चाहिए मेरे को, और एक एटीपी मुझे मिलना चाहिए फॉस्फोनॉल पायरुवेट की प्रोसेस के दौरान इधर लास्ट में, जो मुझे समझ आ रहा है। आप लोगों के पास भी यही है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझिए कि यहां पे मेरे, काउंट करिए एक बार मेरे साथ, मैंने खर्च कितने करे एटीपी? खर्च कितने करे एटीपी? 2 एटीपी। ठीक है, मिले कितने? वापस वसूली कितनी हुई इसे लिख दूं मैं, ये मुन्ना भाई वाली वसूली नहीं है। ठीक है, चलो मान लो आप लोग याद करने के लिए, तो वसूली कितनी हुई मेरे पास? क्या 2 की वसूली हुई? सिर्फ एटीपी की बात करूंगा, NADPH को भी साइड रखते हैं, क्योंकि NADPH में से एटीपी निकालने के लिए वो एक अलग प्रोसेस बाद में समझेंगे। एटीपी मेरे पास कितने वसूल कर लिए मैंने डायरेक्ट, जिसे मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, याद आ रहा होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, आया होगा याद, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये एटीपी, ये 2 हैं या 4 हैं? ये कितने बनेंगे ये बताओ। क्या बोला आप लोगों ने? 2 बोला। अगर 2 बोला तो बिल्कुल गलत आंसर है। सर 2 क्यों नहीं होंगे? हमें तो 2 ही दिख रहे हैं। ये स्टेप एक बार चलेगा, फिर ये DHAP दोबारा कन्वर्ट होगा इसमें, फिर ये स्टेप दोबारा चलेगा। तो अल्टीमेटली एक ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के दौरान ये स्टेप तो 2 बार चला। कुछ समझ आया? पकड़ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये 2 एटीपी तो एक बार के स्टेप पे बने, फिर ये DHAP दोबारा कन्वर्ट हुआ इसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर ये दोबारा, तो इसका मतलब 2 एटीपी दोबारा बनेंगे। तो देखा जाए तो टोटल 4 एटीपी मैंने वसूल करे। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब अब क्वेश्चन अगर आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है तो बहुत ध्यान से आंखें खोल के तब जवाब देना, बिल्कुल अच्छे से वर्ड को पकड़कर। क्वेश्चन क्या पूछेंगे अब? क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन बना कि टोटल एटीपी फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, सिर्फ अभी ग्लाइकोलाइसिस हुई है, मैं तभी बात कर रहा हूं, उससे पहले कुछ बात नहीं कर रहा। टोटल एटीपी फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, तो आप लोग जवाब देंगे टोटल एटीपी कितने बने मेरे पास? 4। समझ आ गया? टोटल एटीपी बने कितने? टोटल एटीपी फॉर्म्ड पूछ रहा है तो कितने बन गए? 4। लेकिन अगर क्वेश्चन वो घुमा दे, अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन अगर वो घुमा दे, वो पूछे कि नेट एटीपी फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, अगर नेट एटीपी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब कि टोटल तो मेरे पे 4 हैं, लेकिन उसमें से 2 ऐसे हैं जो मुझे पीछे खर्च भी करने पड़े हैं,
तो नेट जो मेरे को वसूली हुई है एटीपी की, तो नेट एटीपी तो मेरे पास 2 ही है। तो अगर वर्ड आ जाए नेट एटीपी तो आप लोग आंसर करेंगे टिक 2 एटीपी। टोटल एटीपी पूछे, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूं मैं, इस वर्ड को अच्छे से पकड़ के चलना। टोटल एटीपी फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ध्यान से सुनिए, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, उसके बाद कितने एटीपी बने? तब तो बहुत सारे एटीपी बनते हैं, लगभग 38 एटीपी। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल एटीपी फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूं, तब उस पर 4 टिक करोगे। आई होप इतना अभी तक क्लियर है। नेट एटीपी फॉर्म 2 एटीपी, डन। कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एनएडीपीएच अभी मैंने बिल्कुल बात नहीं करी, एनएडीपीएच अभी आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो अभी तक का इतना मोटा मोटा क्लियर, ये कैलकुलेशन दिमाग में रखिए। आगे बढ़ जाओ अब, ठीक है। चलिए, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मेरे साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पायरुवेट को लेकर जो हमारे को मिला, और इस पायरुवेट बेचारे गरीब मॉलिक्यूल का होगा क्या, अब हम ये समझते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, फेट ऑफ पायरुवेट। क्या हेडिंग डालेंगे? फेट ऑफ पायरुवेट। फेट मतलब होता है कि इस पायरुवेट का होगा क्या अब आगे चल के। तो फेट ऑफ पायरुवेट में अगर मैं टॉपिक डालूं तो ये डिपेंड करता है फेट ऑफ पायरुवेट। तो ये डिपेंड करता है किस बात से, कि ऑक्सीजन है या फिर नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मैं अभी सिर्फ इस वाले प्रोसेस को लेकर चलता हूं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ये पायरुवेट, अब ध्यान से सुनिएगा, पहले एक ओवरव्यू देता हूं। ये पायरुवेट कहां जाएगा? ये जाएगा भगा भगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल थी कहां चल रही थी हमारी? साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही थी। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मेरे पास पायरुवेट था। जैसे ही इसे पता चला कि ऑक्सीजन है सेल के अंदर, तो फिर ये कहां जाएगा? ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो ये बनाया मैंने आप लोगों के सामने। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जिसे हम क्रिस्टा बोल देते हैं, और अंदर इसको होता है मैट्रिक्स। क्लियर है? ये है हमारा मैट्रिक्स। ये आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर, क्रिस्टोफॉर्म, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये पायरुवेट भगा भगा कहां गया? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। तो इस एरो को मैं कहां तक लेके जाऊं? ये गया यहां तक। ध्यान से देखिए, ये पायरुवेट कहां पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। क्या मैंने ये बोला कि 2 मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर और इनर के बीच में? नहीं, मैंने क्या बोला? इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर पहुंच गया मैट्रिक्स में। तो पायरुवेट पहुंच गया मैट्रिक्स में और कन्वर्ट हो गया। जब पायरुवेट इसमें पहुंचा तो कन्वर्ट किस में हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। बात समझ आई? तो इसका मतलब मेरे पास पायरुवेट था, ये पायरुवेट मैट्रिक्स में पहुंचा और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए वहां बैठा है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्शन के साथ ये कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, अभी सब डिटेल बात करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे कनेक्ट हो गया एक साइकिल में जिसे हम लोग बोल देते हैं क्रेब्स साइकिल। कहां होगी ये क्रेब्स साइकिल? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, कौन सी जगह पर होगी क्रेब्स साइकिल? एसिटाइल कोएंजाइम में मैट्रिक्स में बैठा है। जैसे ही मैट्रिक्स में बना तुरंत किससे कनेक्ट हो गया? क्रेब्स साइकिल से। क्लियर हो गया इतना? ठीक। तो क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स के अंदर होगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए एक बीच में लिंक मॉलिक्यूल बन गया। किस किस के बीच में? अब देखिए ध्यान से, ये है मेरे पास पायरुवेट, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम आगे जा रहा है क्रेब्स साइकिल में। तो इसका मतलब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द लिंक मॉलिक्यूल बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। बात समझ आ गई? ये ग्लाइकोलाइसिस, ये पायरुवेट कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में।
ये कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो बीच में लिंक करने वाला कौन सा मॉलिक्यूल है इन दोनों प्रोसेस को? एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या इतना क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से। जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ये जाके किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस अब हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले फेट ऑफ पायरुवेट आपने डाला, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप लोग डालेंगे, और उसके अंदर अब हम शुरू करते हैं, हमारा ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, ये रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, तो अब मेरे पास नेक्स्ट आता है टॉपिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करूंगा। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा है, मुझे पता है। समझ आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाकी आप लोग करेंगे नहीं, मुझे ये भी पता है। तो देखिए, चलिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है यहां पर, तब क्या हुआ? मेरा पायरुवेट का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में दिखाया था। आप लोगों को आता हो बनाना, मैं उम्मीद करता हूं आना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वो लेक्चर बना था। बनाइए। सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या इतना क्लियर हुआ? एक मिनट। ये मॉलिक्यूल है, राइट, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल था हमारे पास 3 कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। और इस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल पे ऊपर एसिडिक ग्रुप था, कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन ग्रुप था, और ये था। तो ये है मेरे पास पायरुवेट। ये पायरुवेट कन्वर्ट हुआ किसमें? ये पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए। रिएक्शन का नाम, प्रोसेस का नाम बहुत अच्छे से ध्यान से समझते चलिएगा। यहां पे एक प्रोसेस हुआ और जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। क्या मतलब समझ आ रहा है इस प्रोसेस के नाम से? सर, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का हटना, डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है इस मॉलिक्यूल में? जी दिख रहा है। हटाओ उसको। हटाएंगे तो मेरे पास कुछ ये मॉलिक्यूल बचेगा, यही बचेगा, C डबल बॉन्ड और CH3। ठीक है। ऑक्सीडेटिव क्यों बोला सर? ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, सबसे पहला। इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, सेम। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आयंस का निकलना ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस को मैंने ऑक्सीडेटिव बोला है। तो इसका मतलब ये CO2 बाहर हुआ है और साथ में देखिए ये नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव किसको जब शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी हटे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स हटे हैं तो किसी ने एक्सेप्ट किया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स हटे हैं तो किसी ने एक्सेप्ट किया होगा। कौन एक्सेप्ट करने वाला बैठा है? NAD पॉजिटिव। ये पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन्स को लिया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? NADH प्लस H आयंस में। तो इसका मतलब पायरुवेट का तो हुआ ऑक्सीडेशन। ध्यान से समझिए प्लीज, ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा शायद, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पायरुवेट का हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। NAD पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो इसका मतलब NAD पॉजिटिव का हुआ रिडक्शन, पायरुवेट का हुआ ऑक्सीडेशन। तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
क्या इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? डन। अब मेरे को मॉलिक्यूल बनाना है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो इसका मतलब ये ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप होता है कोएंजाइम ए, तो वो ऐड करना पड़ेगा, तो कोएंजाइम ए को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब एस एच कोएंजाइम ए, तो इसका मतलब इसको ऐड करूंगा तो ये जाके कहीं लगेगा, तो ये जाके लग गया आपका, ये देखिए ऐसे, एस कोएंजाइम ए। तो ये मॉलिक्यूल मेरा पूरा क्या कहलाया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये रहा कोएंजाइम ए ग्रुप, थायोल ग्रुप कहते हैं इसको, एसएच। अगर आप लोगों ने नहीं देखी मेरी एमाइनो एसिड वाली प्लेलिस्ट, अमीनो एसिड का मैंने एक लेक्चर बना रखा है इसी यूट्यूब लेक्चर पे, बायोमोलिक्यूल्स के नाम से, ठीक है, वो एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे थायोल ग्रुप था, तो ये थायोल ग्रुप कनेक्ट हो गया तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। क्या अभी तक कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन? क्लियर होना चाहिए। ये प्रोसेस जो आपने अब समझा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये प्रोसेस बार बार आएगा, जब हम क्रेब्स साइकिल भी समझेंगे उसमें भी आएगा, तो अभी से अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का असली मतलब है क्या। डन। NAD पॉजिटिव का हुआ रिडक्शन, ठीक है सर, ये सब किसी एक एंजाइम के थ्रू हो रहा होगा, ठीक है, कौन सी एंजाइम? एंजाइम आएगी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। एक अकेली एंजाइम नहीं आती, बहुत सारी आती हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। तो ये पूरा 3-4 एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है और उसके वजह से ये पूरा प्रोसेस हमारा होता है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, वो मिलके इस पूरे प्रोसेस को करवाती हैं। तो आप लोग एंजाइम का नाम याद रखेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ? पूरा प्रोसेस आपके सामने। क्या इतना क्लियर हुआ अभी तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, डाउट होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो पूरा पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। ये सब हो कहां पे रहा है? इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। डन। ये पायरुवेट कहां ट्रांसफर हो गया था? मैट्रिक्स के अंदर, और अब ये पूरा प्रोसेस चल कहां पे रहा है? मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। ये अपने आप कन्वर्ट हो गया इसमें। इतना आप लोग कॉपी करिए फटाफट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को मुझे आगे कनेक्ट करना है एक साइकिल में, ठीक है। तो ये मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया और ये कनेक्ट हो जाएगा मेरे पास एक आगे चल के टीसीए साइकिल में या फिर क्रैब साइकिल में। और इनको देने वाले जो साइंटिस्ट थे H.A. क्रैब, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में आई थिंक। तो नोबेल प्राइज भी मिला, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, समझिए। मेरे पास अब मैं शुरू करूंगा टीसीए या फिर क्रैब साइकिल, ठीक है सर। क्या होता है? पहले ओवरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक का डिटेल स्ट्रक्चर। एसिटाइल कोएंजाइम ए है सर, ये कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का है। ये दोनों मिले 4 और 2 6, और पहला मॉलिक्यूल इन लोगों ने बनाया सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन का होगा कोई मुझे बताएगा? सर क्लियर हो रहा है, 4 और 2 6, तो सिट्रिक एसिड इज 6 कार्बन, तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जब मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसके मॉलिक्यूल में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, इसलिए बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब देखेंगे। ये बन गया सिट्रिक एसिड। यहां पे फिर अलग अलग प्रोसेस होता है। ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है फाइनली आइसोसिट्रेट में। क्या होता है ये प्रोसेस? आपके एनसीईआरटी में डॉट डॉट से छोड़ देती है, डिटेल में भी बात करूंगा। ये आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन का ही है, और ये फाइनली अब ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट
6 कार्बन से कन्वर्ट हो गया 5 कार्बन में, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट या फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, बात एक ही है। ये है 5 कार्बन का। तो एक चीज समझ आ रही होगी, 6 कार्बन से 5 कार्बन का हो गया, इसका मतलब डी कार्बोक्सिलेशन, जो अभी मैंने बात करी 5 मिनट पहले। तो डी कार्बोक्सिलेशन पूरा प्रोसेस सेम ही होगा, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। यहां पे समझेंगे हुआ क्या, ठीक है। CO2 मॉलिक्यूल हटा है, ठीक है। तो पहला मॉलिक्यूल 6 कार्बन का था, 5 हो गया। ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 4 कार्बन मॉलिक्यूल में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, जिसे हम लोग बोलते हैं 4 कार्बन का। तो यहां से 5 कार्बन से हटके किस में आ गया, 4 कार्बन में। तो ये भी एक तरीके से दोबारा क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन। समझ आ रहा होगा मोटे मोटे तौर पर। तो 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। बहुत सारी एंजाइम्स आएंगी बीच में, वो सब अभी देखेंगे। तो ये हो गया। फिर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में आगे चल के कन्वर्ट होता है सक्सिनेट, जो कि होता है 4 कार्बन का। ये आगे चल के कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट, जो कि होता है 4 कार्बन का। ये फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट, जो कि होता है 4 कार्बन का। और यही मैलेट आगे चल के दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल हो गई आपकी क्रैब साइकिल। ऐसे करके ये साइकिल गोल गोल घूमती रहती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए लिंक मॉलिक्यूल बीच में आया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कन्वर्ट हुआ, 4 कार्बन 2 कार्बन 6 कार्बन, 6 से ये 5 बना, 5 से ये 4 बना। फिर उसके बाद 4 4 4 की ही कहानी चलती रहती है ऐसे करके, ठीक है। बीच बीच में एटीपी भी निकलेगा, NADH, FADH, बहुत कुछ मॉलिक्यूल्स अलग अलग बनते रहते हैं। तो अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ये मेरा एक ओवरव्यू दे दिया, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो अब डिटेल शुरू करते हैं। TCA साइकिल, आप लोग मेरे साथ हेडिंग डालिए, TCA साइकिल। चलिए, NCERT से बिल्कुल डिटेल पढ़ाऊंगा। अगर आप BSc लेवल पे, MSc लेवल पे हैं तो फुल डिटेल में आप लोगों को ये लेक्चर लेके जाऊंगा। सबके काम आएगा, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा आएगा। नीट वाले स्टूडेंट्स बेशक एक बार को स्ट्रक्चर्स पे मैं समझ सकता, हो सकता है आपको इतना भी डिटेल ना समझ आ रहा हो, स्ट्रक्चर्स पे आप इतना लोड मत लीजिए, लेकिन स्टेप्स, एंजाइम्स को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। तो शुरू करें गेम, 1 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा TCA साइकिल, या फिर क्रैब साइकिल। जो थोड़ी बहुत थ्योरी होती है, कौन साइंटिस्ट था, HN क्रैब था, फिर उन्होंने नोबेल प्राइज मिला, वो थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स पे डिटेल में लेके चलता हूं, ठीक है। TCA साइकिल हमारा था एसिटाइल कोएंजाइम ए, स्टेप नंबर 1, ठीक है। NCERT के अंदर या इवन BSc MSc लेवल पे भी आपको शायद इनके स्टेप्स के नाम ना पता हूं, मैं एक एक का स्टेप बताता हूं। टोटल 8 स्टेप्स में साइकिल होगी, टोटल 8 स्टेप आएंगे। कैसे होगा समझते हैं, देखिए। स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 होता क्या है, पहले प्रोसेस को मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर हम नाम आप खुद से बनाएंगे। देखिए स्टेप का अभी बता दूंगा तो फिर आप रटेंगे। देखिए स्टेप 1, मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए, C डबल बॉन्ड O CH3 S कोएंजाइम ए, यही था एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास आगे चल के पूरा, ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। तो यहां पे अभी के लिए मैं फिलहाल नाम लिख देता हूं ऑक्सैलो एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर बाद में डिटेल में करेंगे, जब साइकिल घूम कर आएगी तब दिखाऊंगा। ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कौन कनेक्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और कन्वर्ट हो गया सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये देखिए 3 कार्बन, इन 3 कार्बन से सबसे पहले लगाइए 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पूरा कर दीजिए CH2, यहां पे OH, और यहां पे 1 2
3 4 CH2। क्या कोई दिक्कत? CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, COH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। 3 कार्बन है, 3 कार्बन से कौन अटैच है? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस साइकिल को दूसरा भी कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता है वो क्या है? सिट्रिक एसिड। फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या बना? सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, तो इसलिए हम लोग इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल ही बोल देते हैं। अभी तक क्लियर है? सर कौन सी एंजाइम आएगी? एंजाइम तो जरूर आएगी। तो एंजाइम का नाम हमारा सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज, सबसे पहले एंजाइम आ गए सिट्रेट सिंथेज। तो ये हुआ मेरे पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 का नाम क्या होगा सर? ये कुछ आपको दिख रहा है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ आपस में कंडेंस हुए, आपस में जुड़े, तो इसका मतलब इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कंडेंसेशन। तो स्टेप नंबर 1 इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हुए, मेरे पास ये बना सिट्रेट सिंथेज, कंडेंसेशन प्रोसेस का नाम। कंडेंसेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, टोटल 2 स्टेप्स होते हैं। कंडेंसेशन होता है, बाद में फिर हाइड्रोलिसिस होता है, पूरा मॉलिक्यूल ये बनता है आपको। छापिए इसको। चलिए नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के होते हैं 2 पार्ट। स्टेप नंबर 2 के होते हैं अब मेरे पास 2 पार्ट। तो 2 पार्ट में स्टेप नंबर 2 को मैं बनाऊंगा सबसे पहले स्टेप नंबर 2A। स्टेप 2 के 2 पार्ट होंगे, तो मैं सबसे पहले 2 पार्ट बना रहा हूं। स्टेप 2A। 2A के अंदर क्या होगा? सबसे पहले इसमें होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, स्टेप 2 को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन करते हैं, बनाइए। स्टेप 1 में क्या मिल गया था हमको? सिट्रिक एसिड मिल गया था। तो सिट्रिक एसिड मेरे पास 3 कार्बन का सिट्रिक एसिड, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 OH CH2, यही है सिट्रेट। ये कन्वर्ट होगा, देखिए प्रोसेस क्या है? डिहाइड्रेशन। इसका मतलब हाइड्रेशन, पानी का निकलना, डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट होगा तो देखिए सर, एक तो OH मॉलिक्यूल मुझे यहां से दिख रहा है और एक H मॉलिक्यूल यहां से हटेगा, तो जो बनेगा वो आप लोग खुद से बना सकते हैं। बनाइए, कोशिश करिए। CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एज इट इज। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए। किसके साथ? इसके साथ। तो CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इस वाले का H और इधर OH ये हटे, तो इसका मतलब यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। क्या कुछ क्लियर हुआ? एंजाइम कौन सी आएगी? एंजाइम आएगी एकोनिटेज। एंजाइम आएगी एकोनिटेज, और एकोनिटेज एंजाइम आएगी, और ये मेरे पास हो गया एकोनिटेज। और सिट्रेट से जब डिहाइड्रेशन हो गया एकोनिटेज की प्रेजेंस में, तो ये मॉलिक्यूल का नाम क्या लाया? सिस एकोनिटेज। तो जो एनसीईआरटी आप लोगों की 11th क्लास पे, नीट लेवल पे अगर आप लोगों को तो जो डॉट 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 करके छोड़ देती है, वो ये है कि सिट्रेट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिस एकोनिटेज। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। क्लियर हुआ? डन है? बनाइए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3। डिहाइड्रेशन हुआ है, अब यहां दोबारा से हाइड्रेशन हो जाएगा, और स्टेप 3 नहीं होगा, वो 2 का ही सेकंड पार्ट हो जाएगा। 2B में बोल दूंगा मैं उसको। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे ये हो जाएगा हाइड्रेशन। तो इसको मैं लिख देता हूं 2B।
कैसे होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये क्या बना था मेरे पास, सिस एकोनिटेज जो बना था, ये सिस एकोनिटेज के ऊपर दोबारा से हाइड्रेशन मतलब पानी दोबारा से ऐड होगा, तो इसका मतलब अब इसमें ये पानी को मुझे ऐड करना पड़ेगा, और पानी ऐड होगा तो ये दोबारा सब क्या बन जाएगा, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये तो ऐसे रहेगा CH, और इधर ये लास्ट में हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए इसके, और इसके भी बॉन्ड पूरे हो गए। ये मेरे पास बन गया आइसोसिट्रेट। ये मॉलिक्यूल मेरे पास क्या बना, आइसोसिट्रेट। क्या अभी तक इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट कंफ्यूजन मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल है, HOH मैंने ऐड करा है, हाइड्रेशन ही तो नॉर्मल है वो हुआ है, ठीक है। तो बनाइए आप लोग पहले इतना, एक मिनट यहां पे OH लगेगा, सॉरी H और OH, राइट। अब ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कौन सी एंजाइम आएगी सर, एंजाइम आएगी आपकी दोबारा से वही एकोनिटेज। ये प्रोसेस हुआ आपका हाइड्रेशन, स्टेप 2B। अब स्टेप 3 पे चलते हैं, बनाइए पहले इतना। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा, स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा होता है स्टेप 3 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बात समझ आती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है सर क्या क्या होगा। मेरे पास आइसोसिट्रेट आ गया था, तो ये कार्बन CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये CHOH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये था मेरे पास आइसोसिट्रेट, और ये आइसोसिट्रेट का मुझे करना है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑक्सीडेटिव, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 का मॉलिक्यूल हटेगा, तो इस पोजीशन से CO2 का मॉलिक्यूल हटता है। तो देखिए ये कुछ ऐसा सा मेरे पास बन जाएगा, और ये कहलाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये कितने कार्बन का हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन का भी मॉलिक्यूल हो गया, और इसको मैं बोलूंगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या हुआ, ये CO2 मॉलिक्यूल हट गया, और ये CO2 मॉलिक्यूल हटके ये आपस में मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए, और ये बन गया आपका कीटोन ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो गया, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, स्टेप्स ना याद रखेंगे। स्टेप 3 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सर एक चीज समझ आती है मोटी मोटी, रटना नहीं पड़ रहा होगा। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 बाहर निकला। ऑक्सीडेशन, इसका मतलब यहां पे ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज मतलब किसी ने तो एक्सेप्ट किया होगा। कौन आएगा एक्सेप्ट करने वाला, यहाँ पे NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है किसमें, NADH प्लस H आयंस में। क्या कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन नहीं। ये इसका NAD पॉजिटिव का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, इसका हुआ रिडक्शन, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ये एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसके पास एनर्जी छुप रही है। ठीक है, अभी गिनेंगे लास्ट में कितने हो गए टोटल।
तो कौन सी एंजाइम काम करेगी सर यहाँ पे? एंजाइम का नाम आएगा हमारे पास, एंजाइम आएगी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटोग्लूटारेट, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब कभी भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे NAD पॉजिटिव ही कन्वर्ट होगा। NAD या FAD ये टाइप के मॉलिक्यूल्स चलते हैं। तो ये बात आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब कभी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम देखो ये मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। ये हुआ अल्फा कीटोग्लूटारेट, थर्ड स्टेप डन। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप पे अब मैं चलता हूं लेके आप लोगों को। तो फोर्थ स्टेप मेरे पास हो जाएगा फोर्थ स्टेप भी बिल्कुल सेम ही है। मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू जब दिया था तब बताया था, अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। देखिए पहले अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाइए दोबारा। स्टेप 4 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। दिस इज अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन का था, ये 4 कार्बन का हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में आकर। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जैसे ही पहुंचेगा तो एक और CO2 हटेगा। बनाना क्या है पहले नाम देखो, नाम से बहुत अच्छे से क्लियर होता है सब कुछ। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाना है, ध्यान से समझो पहले। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाना है, एक CO2 हटाना है, प्रोसेस का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव इस मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 तो हटा, साथ में जोड़ना है कोएंजाइम ए, तो इसका मतलब कोएंजाइम ए ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर कोएंजाइम ए को तो आप ऐड करा दो, तो SH कोएंजाइम ए तो ऐड होगा, और जो मॉलिक्यूल मेरे पास निकल कर आएगा वो आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एज इट इज, CH2 C, ये सबसे लास्ट वाला C डबल बॉन्ड O, इसका CO2 हट गया और उसकी जगह अब क्या अटैच हो रहा है यहाँ पे? कोएंजाइम A। तो कोएंजाइम A को अटैच कर दीजिए, कोएंजाइम A। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल क्या कहलाया? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। रटना नहीं पड़ रहा होगा, 4 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का मॉलिक्यूल मेरे पास बन गया। सर एंजाइम कौन सी काम करेगी? एंजाइम आप लोगों की बहुत प्यारी सी एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं आप लोगों से बार बार फिर वही बोलूंगा, जब डिहाइड्रोजिनेज आ जाए तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ गई, और ये मेरे पास एंजाइम हो गई। ऑक्सीडेशन हुआ है, किसी ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, किसी का रिडक्शन हो, किसका हुआ होगा अब तो अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका मतलब NAD पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लिया और रिड्यूस हो गए किसमें? NADH प्लस H आयंस के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ मेरे पास स्टेप नंबर 4। क्या अच्छे से क्लियर हो पा रहा है? मुझे लगता है इतना डिटेल में शायद ही आप लोग कभी कभी पढ़ोगे, ग्रेजुएशन लेवल पे भी शायद इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इतना बनाइए। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। स्टेप नंबर 5, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, स्टेप नंबर 5। सबसे पहले इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन
फॉस्फोराइलेशन। तो इसका मतलब सर नाम से क्लियर हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी या जीटीपी का बनना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या फिर मैं यूं बोलूं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल साइकिल के दौरान ही बीच में बन जाए तो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी समझा था, 2 बार बना था, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, सब कुछ नाम से छुप रहा है। सबसे पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन और इससे अटैच है कोएंजाइम ए, ठीक है। तो ये मेरे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, ये कन्वर्ट होगा, पहले नाम लिखते हैं, सक्सिनेट में। ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है, ठीक है। दोनों है हो गए मेरे 4-4 कार्बन के। तो बनाइए स्ट्रक्चर। कोएंजाइम ए हट गया, देखिए पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम ए था, अब केवल सक्सिनेट रह गया, तो इसका मतलब कोएंजाइम ए हटा। तो सबसे पहले तो कोएंजाइम ए को बाहर निकालो यहां से, पहले तो ये बाहर हटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि ये मॉलिक्यूल कुछ कोएंजाइम ए हट रहा है, 4 कार्बन का ही रह जाएगा, बना देता हूं मैं। और लेकिन अब बात समझने की है, जब कोएंजाइम ए हटता है, कभी भी ध्यान रखेंगे, जब कोएंजाइम ए हटता है तो उस दौरान फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस भी होता है साथ में, और एडीपी या जीटीपी का प्रोसेस भी होता है, एडीपी या जीटीपी भी साथ में बनता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो एक प्रोसेस तो मैं यहां बहुत अच्छे से लिख दूं कि यहां पे एडीपी या फिर जीडीपी कन्वर्ट होता है किसमें, मैं देखिए पेन का कलर चेंज कर देता हूं, एटीपी या फिर जीटीपी में, ठीक है। या तो एडीपी होगा वो एटीपी में बन जाए, या जीडीपी होगा या जीटीपी में, कुछ भी हो। जब ये प्रोसेस हुआ है तो इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को बोल देते हैं फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम का नाम कौन सा होगा, एंजाइम का नाम होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस। एक मिनट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉस्फेटेज, क्योंकि फॉस्फेट आ रहा है, राइट। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉस्फेटेज। ये प्रोसेस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको पढ़ाने के दौरान थोड़ा बहुत मैं भी रिकॉल करता रहता हूं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉस्फेटेज, ठीक है। ये हो गया। बनाइए मेरे साथ मॉलिक्यूल। 4 कार्बन का भी वही मॉलिक्यूल बना है, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये इधर CH2 और ये इधर, 1 मिनट ये मेरे को भी देखना पड़ेगा। तो ओके, बहुत सिंपल है। और ये इधर CH डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बस ये इतना में 4 में कंप्लीट। तो 1 2 3 4 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, नॉर्मल सक्सिनेट ये बन गया मेरे पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 वाला ये पूरा मॉलिक्यूल हटा, और ये किसमें अभी आ रहा है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एंजाइम पता चल गया, काम पता चल गया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का स्टेप पता चल गया, स्टेप नंबर 5। आपके काम की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, ये जो प्रोसेस अभी इतना आसान आपको दिख रहा है, थायोल ग्रुप का टूटना, बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, डिटेल में है फिर वो। चलिए खैर, ये हो गया हमारा सक्सिनेट। अब ये सक्सिनेट देखिए, 6th प्रोसेस, ये सक्सिनेट आगे किस में कन्वर्ट हुआ था हमारा, फ्यूमरेट में, जब मैंने ओवरव्यू दिया था बताया था। तो ये सक्सिनेट स्टेप 6, तो ये सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ फ्यूमरेट में, तो CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये है मेरे पास सक्सिनेट। ये सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहां से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हटते हैं। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, एक तरीके से
डिहाइड्रोजिनेशन। क्या हुआ? डिहाइड्रोजिनेशन। तो इस प्रोसेस को मैं नाम दे दूंगा आप लोगों का, आप लोगों के सामने, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का हटना। और जब कभी हाइड्रोजन हटेंगे तो कौन एक्सेप्ट करेगा? जब कभी हाइड्रोजन हटते हैं तो यहां पे इस बार NAD ने नहीं करा, यहां पे हुआ FAD। FAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया FADH2 में। तो याद रखेंगे इस बार NAD नहीं आया, FAD आया। तो एंजाइम समझ आ रहा है, FAD NAD जब कभी आया तो एंजाइम कौन सा? डिहाइड्रोजिनेज। तो नाम हो जाएगा एंजाइम का सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये हो गई मेरे पास एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कैसे हुआ? दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हटा दो, बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूल आप खुद बना भी सकते हो। CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां बीच में दोनों के डबल बॉन्ड आ गया। अरे बहुत सिंपल होता है मॉलिक्यूल बनाना, कुछ नहीं है, कार्बन के बस आप बॉन्ड पूरे करते हो। ये देखो कार्बन के 4 बॉन्ड किस तरीके से पूरे हो रहे हैं, कुछ भी करके। एक हाइड्रोजन, 2 3 4, 2 बॉन्ड हो गए 4। यहां पे जरूरत नहीं थी, यहां पे 2 3 1 4, ऐसे चलता है बस कहानी। तो ये कन्वर्ट हो गया फ्यूमरेट। याद रखेंगे स्टेप याद करने का तरीका जो मैंने भी याद रख रखा है, देखो बताता हूं। ये F फ्यूमरेट, तो FADH, ऐसे याद कर लो। आप लोगों से कोई भी पूछे कि कौन से स्टेप पे क्रैब साइकिल के कौन से स्टेप पे FADH बनता है, तो स्टेप नंबर 6 या तुरंत बता सकते हो, जब फ्यूमरेट बनता है तब बनता है। एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए बनाइए। स्टेप 6 हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास मैलेट में। यहां पे दोबारा से मैलेट के दौरान कुछ होता है। क्या होता है? इस मैलेट के दौरान दोबारा से हाइड्रेशन होता है, और जब ये हाइड्रेशन होता है तो कुछ भी नहीं होता। देखिए स्टेप 7, हाइड्रेशन। ठीक है, स्टेप 7 हाइड्रेशन। क्या हुआ? फ्यूमरेट बन गया, CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये है मेरे पास फ्यूमरेट। इस फ्यूमरेट को कन्वर्ट करना है मैलेट में, और प्रोसेस है हाइड्रेशन, तो इसका मतलब वाटर ऐड हुआ होगा। तो वाटर को तो सबसे पहले ऐड कराइए सर, वाटर को तो सबसे पहले ऐड कराइए। जब वाटर ऐड हुआ होगा तो इसका मतलब HOH लगा होगा। तो ये कार्बन OH, H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इधर ये कार्बन CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। को बहुत सिंपल है, इस वाले कार्बन पे OH आया, देखिए OH 1 2 3 4, कार्बन के बॉन्ड को देखते रहिए बस, और कुछ मत करिए। कार्बन के बॉन्ड पूरे हो रहे हैं 4, हाँ जी हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं 2 3 4 हो गए। तो ये फ्यूमरेट कन्वर्ट हो गया मैलेट में। क्या कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से होने तो नहीं चाहिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हाइड्रेशन और एंजाइम आ जाएगी फ्यूमरेज, एंजाइम आ जाएगी फ्यूमरेज नाम की एंजाइम यहां काम करती है। ठीक है, बहुत सिंपल, बनाइए फटाफट, फिर लास्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप फाइनल, मैलेट बन गया। देखिए फाइनल स्टेप हमारा, फाइनल स्टेप एक और आता है, और जिसे हम लोग बोल देते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो इसको एक फाइनल स्टेप, 8th डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन दोबारा से हटेंगे।
देखिए सबसे पहले मैलेट, तो COH H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये है मेरे पास मैलेट। और ये मैलेट कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट में, और ये वही ऑक्सैलो एसीटेट आगे चल के किससे दोबारा रिएक्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम। दोबारा से स्टेप नंबर 1 आ जाएगा, फिर पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा दोबारा, ऐसे चलता है। मैलेट कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलो एसीटेट में, हुआ क्या यहाँ पर, CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप बन गया इस तरीके से, डिहाइड्रोजिनेशन, OH और H हटेगा, और ये देखिए CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो 1 2 3 4, ये तो पूरा ही रहेगा। एक सेकंड, मुझे स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, C डबल बॉन्ड O और ये CH2 ऐसे, परफेक्ट स्ट्रक्चर। और ये कहलाया मेरे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में हुआ, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आई मेरे पास, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस था, एंजाइम मेरे पास मैलेट डिहाइड्रोजिनेज आई। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जब कभी भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आती है तो दोबारा से NAD पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और NADH प्लस H आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट होल 8 स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। मैंने एक एक साइकिल का आप लोगों को फुल डिटेल स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया आपके सामने। स्ट्रक्चर्स अगर आप लोगों को ज्यादा टफ लगे नीट लेवल पे, मैं मानता हूं कोई बात नहीं, अगर आप स्किप कर भी देंगे स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नाम कैसे, कौन कौन सी एंजाइम और स्टेप्स के नाम क्या है, बस उतना पकड़ लेंगे हो जाएगा। आप लोग अपनी कॉपी में स्टेप्स साइकिल बनाएंगे, स्टेप्स के नाम लिखिए और एंजाइम्स का नाम याद रखिए, उससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पे है तो शायद फिर ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाता है, एक एक का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने आपके सामने बना के दिखा दिया। फिलहाल इस लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। आई थिंक बहुत बड़ा भी लेक्चर हो गया है। प्लीज मैं समझ रहा हूँ लेक्चर बड़ा हो गया है, ध्यान से समझिए, बार बार स्टॉप करके देखिए, स्ट्रक्चर्स को बनाइए, प्रैक्टिस करिए। हमने ग्लाइकोलाइसिस फुल डिटेल समझे स्ट्रक्चर्स के साथ, और TCA साइकिल समझ आ गया कैसे लिंक हुआ। और अब ये देखिए फाइनल स्टेप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये दोबारा से साइकिल आगे घूम जाएगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को एक फटाफट एक क्विक ओवरव्यू दूं 2 मिनट के अंदर, तो हुआ क्या अभी तक देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए था, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ अटैच हुआ था और कन्वर्ट हुआ था सिट्रेट में, सिट्रेट कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो में, अल्फा कीटो कन्वर्ट हुआ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, ये 5 कार्बन का था, ये 4 कार्बन का हो गया, सक्सिनेट, सक्सिनेट आगे चल के फ्यूमरेट, फ्यूमरेट आगे चल के मैलेट, और ये मैलेट दोबारा से ऑक्सैलो एसिटेट। ये फाइनल हम यहां पहुंच गए। अब ये स्टेप आगे दोबारा घूम जाएगा। अल्टीमेटली हमको यहाँ पे मिला क्या क्या, एक बार वो काउंट मेरे साथ करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको अभी तक जो मेरे को याद आ रहा है 3 तो मिले NADH, मैं सिर्फ TCA साइकिल की बात कर रहा हूं, सिर्फ TCA साइकिल की 3 मिले NADH, ठीक है, 1 मिला FADH और 1 मिला था ATP या फिर GTP। अगर GTP मिला है तो भी वो एक ही ATP काउंट होता है। GTP जब कन्वर्ट हुआ ATP में तो एक ही बार ATP होता है। तो अभी तक मेरे को ये मिले TCA साइकिल में, ठीक है। इस TCA साइकिल से पहले एक लिंक रिएक्शन जो बनी थी वहां पे भी एक बार एक NADH और बना था, तो 1 NADH हमको मिला था लिंक रिएक्शन, याद आ रहा होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वाली एंजाइम, लिंक रिएक्शन, ठीक है, जब एसिटाइल को एंजाइम में बना था।
अभी तक हमारे पास ये पूरा प्रोसेस बन चुका है। और यहीं पे अगर मैं दिखा दूं आप लोगों को, तो मेरे को ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने NADH मिले थे? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 1 या 2? पहले मैं उसको 1 ही नॉर्मल काउंट करता हूं, 1 NADH एक बार, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ये प्रोसेस अगर एक पायरुवेट है तब ये पूरे मेरे को मिला है। यही प्रोसेस 2 बार होगी। 2 बार क्यों होगी समझ पा रहे हो? क्योंकि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल थे मेरे पास। जब एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल था तो ये सब मिला, जब 2 होंगे तो ये सब दोबारा डबल हो जाएगा। तो टोटल NADH 3 4 5। तो टोटल NADH जो मेरे को एक बार के मिले 5 NADH, उनका डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा 10 NADH, जस्ट डबल। बात समझ आ रही होगी। FADH जो आपको एक मिला है वो भी तो 2 मिलेंगे, क्योंकि साइकिल 2 बार चलेगी TCA साइकिल। तो टोटल 2 FADH मिले, ठीक है। 2 मिले मेरे को GTP। भाई GTP भी तो 2 मिलेंगे तीसरे साइकिल के दौरान। और 2 नेट मॉलिक्यूल मेरे को मिले थे कब? ATP डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। तो अगर आप इन लोगों को काउंट करेंगे आप लोग, तो आपका पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा कितने ATP कैसे क्या हुआ। खैर ये सब बातें मैं नेक्स्ट में बात करूंगा आप लोगों से, जब ETS साइकिल में अब हम एंटर करेंगे। डन। ये पूरा प्रोसेस NADH FADH ये सब आगे चल के कहां जाएंगे? ETS साइकिल में। और अब हम इनको इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर जो एनर्जी है हमारी ATP के फॉर्म में, अब हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक NADH कितने ATP बनाता है, एक FADH कितने ATP बनाता है। फिर टोटल काउंट करके हमारा पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं हम लोग। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। लेक्चर को कुछ नया मिला हो, शायद इस टाइप का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जो मेरे को लगता है। नीट लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। इतने स्ट्रक्चर्स डिटेल में मुझे नहीं लगता शायद ही कोई पढ़ा रहा हो या आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, ठीक है। फिर भी खैर स्ट्रक्चर्स के डिटेल में आप लोग मत जाइए, मैं नीट लेवल पे तो मत जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाम याद रखिए स्टेप्स के, हो जाएगा काम उतना। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए।